साथियों, इनको इस बात को समझने के लिए हम लोगों को ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि यदि आजादी अन्नाभाऊ की नजर में झूठी थी तो उसका सबसे बड़ा कारण था इस देश में आजादी के दो आंदोलन चल रहे थे। एक आंदोलन 1848 को ज्योतिराव फुले के द्वारा हमारे लोगों के, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के आजादी का आंदोलन शुरू किया गया था, चलाया जा रहा था। और एक आजादी का आंदोलन 1885 को कांग्रेस की स्थापना करके ब्राह्मणों ने कांग्रेस की स्थापना की और ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के गुलामी से आजादी का आंदोलन शुरू किया। आजादी के देश में दो आंदोलन चल रहे थे। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलामी से ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन सफल हो गया, पूर्ण हो गया। मगर 1848 को ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का जो आंदोलन चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लोग, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, आज भी ब्राह्मणों के गुलामी में जी रहे हैं और गुलामी में जीने की वजह से हमारे आजादी का आंदोलन जो हमारे पुरखों ने शुरू किया था, हमारे महापुरुषों ने शुरू किया था, और जो इस देश में दो आजादी के आंदोलन चल रहे थे, जिसकी शुरुआत आधुनिक भारत में 1848 को ज्योतिराव फुले ने की। अन्नाभाऊ उस विरासत के वाहक, जो ज्योतिराव फुले के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, अन्नाभाऊ उस विरासत के वाहक है, उस विरासत के नायक है, उस विरासत की बात को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति है, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। हम लोगों को इतिहास के संदर्भ में ये बात समझना जरूरी। देश के सारे लोगों को, सारे नौजवानों को यह बात मालूम है कि आजादी के आंदोलन के नायक गांधी जी थे। ज्यादातर यहां नौजवान लोग हैं और उन लोगों को, सभी लोगों को यह बात बताना जरूरी नहीं है, उन लोगों को मालूम नहीं। मगर हमारे आजादी का आंदोलन आधुनिक भारत में 1848 को जब ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था, जब ज्योतिराव फुले ने हमारे आजादी का आंदोलन शुरू किया था, तो क्या गांधी जी पैदा हो गए? गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए। मैं तारीखों के साथ में आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसका मतलब है हमारे आजादी का आंदोलन ज्योतिराव फुले के द्वारा जब शुरू किया गया था, उसके 21 साल बाद गांधी जी पैदा हुए। जरा कैलकुलेशन करके देखो, 48 और 69, ये हमारे नौजवानों को मालूम नहीं है। जो सबसे ज्यादा मालूम होना चाहिए वो हमारे लोगों को मालूम नहीं है, और ये लोगों को मालूम करवाने के लिए सारे देश भर में ये अभियान हम लोग चला रहे हैं। ये जागरण अभियान, महाजागरण अभियान, प्रबोधन सम्मेलन, ये सारे देश भर में चला रहे और प्रतिदिन चला रहे हैं। केवल महाराष्ट्र में चला हुआ कार्यक्रम नहीं है, ये 29 राज्यों में चल रहा है। ये केवल एक राज्य में चलने वाला कार्यक्रम नहीं, 29 राज्यों में चल रहा है और 2020 तक ये 6 लाख गांव में पहुंच जाएगा। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, निशांत जी आप कहते हो, बहुत आसानी से कहते हो पहुंच जाएगा, कैसे पहुंचेगा? मेरा सिंपल जवाब है,
हमारे पास ये काम करने के अलावा कोई काम धंधा ही नहीं है। एक ही काम धंधा है और कोई काम धंधा ही हमारे पास नहीं। मैं इस बात को लेकर चल रहा था, इस मकसद को लेकर पागल बनकर यह काम कर रहा था। अभी बहुत सारे पागल, इसलिए हमारा काम थोड़ा आसान हो गया है। अभी सारे जिले 518 जिलों में पागल पैदा हो गए हैं। 2013 दिसंबर तक 5000 तहसील में पागल पैदा हो जाएंगे और 2015 तक 50,000 ब्लॉक और 6 लाख गांव में कम से कम एक आदमी जो है हर गांव में इस विचारधारा का वाहन करने वाला प्रतिदिन ये हो जाएगा। ये मेरा यकीन है, विश्वास है, और पूरे यकीन और विश्वास के साथ मैं ये कहता हूं। मैंने तो ये काम करने के लिए यमराज को भी कहा, कुछ लोग यमराज पर यकीन करते हैं, इसलिए अब मैं अपना काम पूरे करने के बाद में मैं आपको तारीख बताऊंगा, बाद में आ जाए कोई रोक के रखा। यह हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में यह काम हम लोग जो है पूरा करेंगे। अभी ज्यादा समय नहीं साथियों, मैं आजादी के 2 आंदोलनों के बारे में बात कर रहा था। इस देश में आजादी के 2 आंदोलन चल रहे थे। एक ब्राह्मणों का अंग्रेजों के गुलामी से आजादी का आंदोलन, और एक ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का आंदोलन। 2 आंदोलन थे। ज्योतिराव फुले ने अपने आजादी का आंदोलन, जिसे बाद में ज्योतिराव फुले ने जो आजादी का आंदोलन चलाया था, उसी आंदोलन को सावित्रीबाई फुले ने आगे बढ़ाया, उसके बाद में साहू महाराज ने बढ़ाया, उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने बढ़ाया, और देश भर में अन्य और बहुत सारे लोगों ने इसी काम को लेकर आगे बढ़ाया। साथियों, ये जो हमारे आजादी का आंदोलन था, आजादी के 2 आंदोलन थे, इसमें ये 2 आंदोलन क्यों थे, ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रत्येक नौजवानों को ये बात समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, उसके अंदर से परिवर्तन की आवाज उठने वाली नहीं है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे और हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। ये समझने की कोशिश करो। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। इसका मतलब है हम लोग गुलामों के गुलाम थे। सिंगल गुलाम नहीं, डबल गुलाम थे। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम, हम ब्राह्मणों के गुलाम। इसका मतलब है गुलामों के गुलाम, सिंगल गुलाम नहीं, डबल गुलाम। हम लोग डबल गुलाम थे। इसलिए ज्योतिराव फुले ने सोचा कि यदि हम लोग कांग्रेस में जाकर अंग्रेजों के गुलामी से आजादी का आंदोलन चलाते हैं तो ब्राह्मण आजाद हो जाएंगे, और होने के बाद ब्राह्मण हमको आजादी देंगे, इस पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं। ये जो उन्होंने सोचा था, ये 200% साबित हो गया। आजाद भारत में हमारे लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के गर्त में ढकेल दिए गए हैं। ये आंकड़े स्वयं भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन के, वर्ल्ड बैंक के हैं। यूरोपियन लोग और अमेरिकन लोग इस बात से परेशान हैं कि अमेरिकन अर्थशास्त्र और यूरोपियन अर्थशास्त्र ग्रोथ रेट बढ़ने के बाद गरीबी और भूखमरी खत्म होती है। ये जो अर्थशास्त्र अमेरिका और यूरोप में पढ़ाया जाता है, ये अर्थशास्त्र भारत में फेल क्यों है? ये अमेरिका के लोगों को बड़ी चिंता बढ़ रही है।
कि भारत का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और भूखमरी भी बढ़ रही है। एक साथ दो बातें हो रही है। अमेरिका और यूरोप के अर्थशास्त्रियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती, मगर भारत में दोनों बातें एक साथ हो रही है। ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। आज पर ईयर 15 लाख करोड़ रुपए का बजट है। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार जब बजट पेश किया था साल का, तो 240 करोड़ रुपए का था। 48 का बजट 240 रुपए का था, 240 करोड़। और अभी जो 2012 को प्रणब मुखर्जी ने जो बजट पेश किया, वो राउंड अबाउट 15 लाख करोड़ रुपए का है। एक साल का 15 लाख करोड़। कुछ लोगों को तो ये आंकड़ा ही समझ में नहीं आएगा, 15 लाख करोड़ कितना होता है। कुछ लोगों को तो ये 15 लाख बोल रहा होगा, वो यही समझ में नहीं आएगा 15 लाख करोड़ क्या है। इसलिए थोड़ा सा वो भी समझाता, 15 लाख करोड़ समझ में आए इसलिए थोड़ा सा बताता हूं। दूसरे तरीके से बताऊंगा तो समझ में आएगा। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 9 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 13 लाख करोड़, 14 लाख करोड़, 15 लाख करोड़। थोड़ा सा हमारे लोग समझ में आया अलग, ये आंकड़े जो है कुछ अलग। भारत सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके हिस्से में नहीं आता है, ये है मुद्दा। आपके हिस्से में नहीं आता है। भारत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। 5,50,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों को प्रणब मुखर्जी ने इस बजट में पैकेज दिया। बहुत ज्यादा हुए तो उद्योगपति 2000 होंगे, और ये 2000 उद्योगपति वोट देने के लिए भी नहीं जाते। जिसको भारत सरकार को बड़ी चिंता होती है, वो वोट देने के लिए भी नहीं जाते। उसके लिए उन्होंने 5,50,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया। इसके पहले 4,18,000 का दिया, 4,40,000 करोड़ का दिया, और अभी जो है ये 5,50,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया। इतना सारा उद्योगपतियों को यह सारा पैकेज दिया है। तो हम लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि इस देश में आजादी के जो आंदोलन चल रहे थे, तो एक अंग्रेजों के गुलामी से कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन चल रहा था ब्राह्मणों की आजादी का, उनको तो मिल गई। केवल मिली नहीं आजादी, ब्राह्मणों को केवल आजादी नहीं मिली। आजादी मिलने के बाद ब्राह्मण ही भारत का शासक वर्ग रहे। इसके लिए पिछले 50-60 साल से लगातार ब्राह्मण कोशिश कर रहे हैं, और इसके आंकड़े अवेलेबल। विधायिका में आज के तारीख में आपको बता दूं, 3% ब्राह्मणों के 4 राष्ट्रीय दल है। कितने हमारे लोगों को बताया? 3% ब्राह्मणों के 4 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल है। पहले नंबर का दल कांग्रेस, दूसरे नंबर का दल बीजेपी, तीसरे नंबर का दल कम्युनिस्ट, चौथे नंबर का दल कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट के बारे में लोगों को शंका होगी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना श्रीपाद अमृत डांगे इधर बॉम्बे कोकनस्थ ब्राह्मण ने की। उसमें से दूसरा फिर कम्युनिस्ट पार्टी निकली, उसका पहला प्रमुख बना कम्युनिस्ट पार्टी का। दूसरी कम्युनिस्ट निकली नंबूद्रीपाल, इधर श्रीपाद वो नंबूद्रीपाल, वो केरला का नंबूद्री ब्राह्मण। हमारे लोगों को पता नहीं है 6% क्षत्रिय है, 6% वैश्य है। इनका एक भी राष्ट्रीय दल नहीं है, एक भी राज्य स्तर का भी दल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आज के तारीख में
भारत में योजना बनाकर, प्लान बनाकर, ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर 60-65 साल उन्होंने यही काम किया, संविधान के विरोध में जाकर काम किया। अभी सत्यमेव जयते में आमिर खान ने एक वाराणसी के ब्राह्मण को ये बोलते हुए दिखाया कि हमारा ये संविधान पर विश्वास नहीं, हम नहीं मानते संविधान। मैं ये कहना चाहता हूं वो अकेला ब्राह्मण नहीं है, मैं ये मानता हूं ऐसा कहने वाला ब्राह्मण ईमानदार ब्राह्मण है। मैं उसको ईमानदार ब्राह्मण कहता हूं कि उसने ईमानदारी से कहा कि मैं ये संविधान पर विश्वास नहीं करता हूं। लगभग हर ब्राह्मण संविधान पर विश्वास नहीं करता। उसका कारण, ब्राह्मण संविधान पर विश्वास नहीं करता, उसका कारण है उनका जीवन विषय दृष्टिकोण संविधान और ब्राह्मणों का जीवन विषय दृष्टिकोण कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है, समझो वो ब्राह्मण संविधान के विरोध में है। कोई भी ब्राह्मण जो जनेऊ धारण नहीं करता है वो ब्राह्मण नहीं होता, और जो जनेऊ धारण करता है वो इस संविधान को मानता ही नहीं। इससे सिद्ध होता है, आप लोगों को समझ में आए इसलिए बता रहा हूं, उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि 65 साल तक लगातार संविधान के विरोध में जाकर, कानून के विरोध में जाकर नाजायज तरीके से ब्राह्मणों ने विधायिका पर कब्जा किया। कार्यपालिका में 79.2% प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण और तत्सम अधिकारी। सरकार क्या करे, कार्मिक मंत्रालय क्या करे, भारत सरकार क्या करे। तीसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 600 जज है। 18 अगर अनुसूचित जाति जनजाति अगर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के छोड़ दिए जाए तो सारे के सारे ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशियरी उनके नियंत्रण में। मीडिया 4 प्रकार का है। एक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, वोकल मीडिया, ये सारा का सारा मीडिया उनके नियंत्रण में है। लोकतंत्र के जो चारों पिलर है, ये चारों के चारों पिलर उनके नियंत्रण में है। मिलिट्री उनके नियंत्रण में, गवर्नर उनके नियंत्रण में, वाइस चांसलर उनके नियंत्रण में, सिलेबस उनके नियंत्रण में, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च एजुकेशन, पीएचडी एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन, सारा का सारा उनके नियंत्रण में। यानी एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर 80% ब्राह्मण है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी ब्राह्मण ही होगा, तो स्वाभाविक है। अगर मान लो अन्ना का लोकपाल हो गया तो क्या होगा, आकाश से टपकेगा नहीं। ये जो प्रथम श्रेणी के 80% ब्राह्मण हैं उसमें से ही 11 ब्राह्मण इकट्ठा होंगे, सिलेक्शन करने के लिए 11 ब्राह्मण इकट्ठा होंगे और 11 ब्राह्मण 12वें ब्राह्मण को कहे गए। इससे ज्यादा कोई ईमानदार लोकपाल बनने लायक नहीं। जो चल रहा है देश में वो बता रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की और गांधी जी की लड़ाई हो रही है। बाबा साहब आंबेडकर की और गांधी जी की लढाई कोई इंडिव्हिज्युअल है म्हणजे बाबासाहेबांचे डंगरे गांधीजी शेतात जात होते आणि गांधीजीची म्हशी बाबासाहेबांच्या झुल्यावर येत होत्या, असं काही झगडा होता काय? असं काही झगडा होता? ऐसा तो कोई झगड़ता नहीं, ऐसा कोई तो संघर्ष था नहीं, ऐसी कोई लड़ाई तो नहीं थी। लड़ाई क्या थी कि आजाद भारत में देश का शासन और व्यवस्था कैसे चलेगी, उसमें हमारे लोगों को हिस्सेदारी होगी या नहीं होगी। बाबा साहब आंबेडकर ये सवाल गांधी जी को पूछते थे। गांधी जी क्या कहते थे, आजादी तो मिलने दो, मैं अम्बेडकर उसके बाद देखेगा ना। और आजादी के बाद में गांधी जी ने कहा, मैं उधर हुई नहीं, मैं तो इधर नोआखाली में बंगाल में फसाद को समाप्त करने के लिए हूं, वो तो नेहरू और पटेल दे गए। ये इतिहास हम लोगों को समझने की जरूरत है। मूर्ख बनाकर समर्थन लेने का
समर्थन का उपयोग आजादी हासिल करने के लिए करने का और आजादी हासिल होने के बाद में व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं देने का और सारी की सारी व्यवस्था पर कब्जा करने का, ये सारे आंकड़े। अब ये आजाद इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के द्वारा जो ब्राह्मणों के द्वारा संगठन बनाया गया था, ये आजादी का आंदोलन सभी लोगों की आजादी का आंदोलन नहीं था। इसलिए ज्योतिराव फुले कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया। आप बोलेंगे क्या हिस्टोरिकली सही है क्या? अरे 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, 1890 को ज्योतिराव फुले का मृत्यु हुआ, कांग्रेस की स्थापना होने के 5 साल बाद मृत्यु हुआ। इसलिए इस 5 साल में ये कोशिश हुई कि ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में लाया जाए, मगर ज्योतिराव फुले कांग्रेस में जाने के लिए इनकार कर दिया। शाहू महाराज के बाद ज्योतिराव ये तिलक गए थे, उन्होंने भी इनकार किया। उन्होंने कहा तिलक को, तुम्ही बामन लोक माझ्यासारख्या राजा बरोबर जो व्यवहार करता, तुमचं स्वराज्य आलं तर आमच्या लोकांचं काय होईल? शाहू महाराज ने बाल गंगाधर को कहा, एक डॉक्यूमेंटेड है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एक सारा तथ्य है, ये सारा सत्य है। और उसके बाद में बाबा साहब आंबेडकर को ब्राह्मणों की आजादी का जो आंदोलन चल रहा था उसमें शामिल होने के लिए कोशिश की गई। लाला लजपत राय के द्वारा बाबा साहब आंबेडकर ने भी इनकार किया। पेरियार रामास्वामी ने कांग्रेस आजादी का सभी लोगों के आंदोलन नहीं चलाने वाली है, इसलिए ईरोड में 1925 को कांग्रेस का इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर कहा, एक तमिलनाडु में मैं कांग्रेस को समंदर में डुबाऊंगा। अभी तमिलनाडु की यह हालत है कि कोई भी कांग्रेस वहां पेरियार के द्वारा जो आंदोलन चलाया जाता है उनका समर्थन लिए बगैर चुनाव ही नहीं लड़ सकती। आज की परिस्थिति बता रहा हूं, आइदर डीएमके और एआईडीएमके, इसके समर्थन के बगैर कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ती है, और अगर लड़ती है तो सारा का सारा डिपॉजिट जब्त हो जाती है। अन्ना भाऊ साठे ने भी कांग्रेस में जाने से इनकार किया, ये तथ्य हमारे सामने आया। कोशिश की गई, यशवंतराव चौहान के द्वारा कोशिश की गई कि अन्ना भाऊ भी कांग्रेस में आ जाए, मगर अन्ना भाऊ ने यशवंतराव चौहान का जो प्रस्ताव था स्वीकार नहीं किया। यशवंतराव चौहान का प्रस्ताव वास्तव में यशवंतराव चौहान का प्रस्ताव नहीं था, यशवंतराव चौहान के माध्यम से ब्राह्मणों का प्रस्ताव था। जो जाल ब्राह्मणों ने यशवंतराव चौहान के माध्यम से अन्ना भाऊ साठे के ऊपर फेंका था, अन्ना भाऊ साठे उस जाल में नहीं फंसे, दादा साहब गायकवाड़ फंस गए। कुछ लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, नाची बाची को बोलनी नहीं करते, मगर जो सच है तो बोलना नहीं पड़ेगा भाई, जो सच है तो बोलना ही पड़ेगा। सच, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी दादा साहब के साथ, वो तो महान आदमी था इसके बारे में, मगर महान आदमी जब गलती करता तो गलती भी महान हो जाती ना। अरे माणूस जर डोंगरा एवढा असेल तर त्याची चूक काही डोंगरा एवढी होऊन जाते, उसका परिणाम भी समाज के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। ये इतिहास हम लोगों को मालूम हो तो फिर इतिहास में हुई गलती को सुधारा जा सकता है। अगर इतिहास में जो गलती हुई, अगर वो गलती ही मालूम नहीं होगी तो उसको सुधारा कैसे जाएगा? गलती मालूम हो तब ना सुधारा जाएगा। तो ये बात साथियों हम लोग